हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हैं उन पेपर को हल करने वाले हैं। बच्चों, चौहान एकेडमी खंडवा पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 2010 में जो पेपर आया हुआ था वो पेपर आज हम हल करने वाले हैं। इसके बाद के जितने भी ईयर के पेपर है 11-12 से लगा करके अभी तक लास्ट ईयर तक के जितने भी पेपर है उन सारे पेपर्स के ऑब्जेक्टिव, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब हम सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 2010 का जो पेपर है उस पेपर को हम हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप सभी का वेलकम है। चौहान एकेडमी खंडवा पर आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। देखिए, 2010 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बच्चों, इसमें कुछ एक आध यूनिट, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमारे कोर्स से बाहर हो गए हैं, है ना, तो उनको हम छोड़ देंगे। अब पहला ये कोर्स से बाहर हो गया है। दूसरा है साझेदारी फर्म जो कि बैंकिंग व्यवसाय कर रही हो, उसमें अधिकतम साझेदारों की संख्या होती है। तो स्टूडेंट, अब आज के समय में ये बदल गया है, पहले 20 था, अब अधिकतम संख्या कितनी हो गई है? 50। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा क्या आएगा? ए आएगा, मतलब यहां पर आएगा 50। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर अगला है कि जब नया साझेदार प्रीमियम या ख्याति की राशि नगद लाता है तो इसे जमा किया जाता है। तो जो नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो वो पूंजी लेकर आता है, प्रीमियम की राशि लेकर आता है। तो जब वो प्रीमियम की राशि नगद लेकर आएगा तो उसे जमा किया जाता है कौन से खाते में? तो हम उसकी जनरल प्रविष्टि क्या करते हैं? रोकड़ खाता डेबिट, ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। ठीक है, तो कौन से खाते में जमा करेंगे? यहाँ लिखा है कौन से खाते में जमा किया जाता है, तो प्रीमियम खाते में। आंसर क्या आएगा? प्रीमियम खाते में। अगला है ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। ऋण पत्रधारी क्या होते हैं? ये होते हैं लेनदार, और लेनदारों को ही हम क्या बोलते हैं? ऋणदाता। फिर साझेदार का दायित्व कैसा होता है? तो साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य और असत्य पर चलेंगे हम। सबसे फर्स्ट है, नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि किसी संपत्ति का मूल्य घटता है तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम किया जाता है। हमें मालूम है संपत्ति के मूल्य में कमी को पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में और वृद्धि को क्रेडिट में, दायित्व के मूल्य में वृद्धि को डेबिट और कमी को क्रेडिट में। तो संपत्ति का मूल्य क्या हो रहा है? घट रहा है, और इसे पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाएगा। ये क्या है? ये ट्रू है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य नहीं होता। ये जो साझेदार होते हैं, साझेदार मिल करके एक जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं, तो यदि किसी भी साझेदार की मृत्यु होगी तो जो बीमे की राशि मिलेगी तो उसका समर्पण मूल्य होता है, और यहां बोल रहे नहीं होता है, और इसलिए क्या हो गया? ये असत्य हो गया। फर्म के समापन पर चिट्ठा बनाया जाता है, ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि फर्म के समापन पर चिट्ठा नहीं बनता है, केवल वसूली खाता, पूंजी खाता और रोकड़ खाता। किसी साझेदार का ऋण आंतरिक दायित्व है। बिल्कुल, यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है, फर्म के समापन पर जब हम वसूली खाता बनाते हैं तो बाह्य दायित्वों को वसूली में ले जाते हैं, लेकिन आंतरिक दायित्वों को हम उनके रोकड़ खाते में भुगतान करते हैं। तो जो साझेदार जो है, साझेदार फर्म का व्यक्ति है और उसने दिया हुआ ऋण आंतरिक दायित्व कहलाता है, सत्य है। ऋण पत्रधारियों को निश्चित दर पर लाभांश मिलता है। देखिए, अब ऋण पत्रधारियों को निश्चित दर से ब्याज मिलता है, लाभांश नहीं मिलता, और इसलिए ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में आप इसको सही कर जाओगे, क्योंकि निश्चित दर से, जबकि उन्हें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। क्लियर? आगे चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। पहला हमारे कोर्स के बाहर है। दूसरा है गुणनफल विधि द्वारा खाली स्थान पर ब्याज की गणना की जाती है। तो गुणनफल विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना होती है। ठीक, ख्याति पर खाली स्थान की गणना नहीं होती, ख्याति पर रास की गणना नहीं होती।
ख्याति पर ह्रास नहीं लगता। जैसे ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, तो बाकी सारी स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगता है, लेकिन ख्याति के ऊपर ह्रास नहीं लगता। नफे का अनुपात मतलब प्राप्ति अनुपात, ठीक है। तो नफे के अनुपात से पुराने साझेदारों के अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होगी। प्राप्ति अनुपात से साझेदार के लाभ में वृद्धि होती है। फर्म के समापन पर सर्वप्रथम खालिस्तान दायित्वों का भुगतान किया जाता है। जब फर्म का समापन होता है, विघटन होता है, तो सबसे पहले जो बाह्य दायित्व है, बाहरी दायित्व, उनका भुगतान किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये सारे आईएमपी क्वेश्चन हैं। ये पहला कोर्स के बाहर है। अगला है, क्या ऋण पत्रों को जब्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऋण पत्र तो आपने ऋण लिया है। अंशों को जब्त किया जाता है, हरण किया जाता है, ऋण पत्रों को जब्त नहीं किया जाता। उस खाते का नाम बताइए। यहां आंसर क्या आएगा, क्या ऋण पत्रों को जब्त किया जा सकता है? नहीं। फिर है, उस खाते का नाम बताइए जो कि संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि के लिए बनाया जाता है। तो वो कौन सा खाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता। कौन सा खाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसमें संपत्तियों और दायित्व के मूल्य में कमी और वृद्धि जो अंतर है, उस अंतर को लिखा जाता है। साझेदार की निवृत्ति के किसी एक कारण को लिखिए। भाई साझेदार क्यों निवृत्त होता है? तो बीमारी के कारण निवृत्त होगा, है ना। उनके बीच में, साझेदारों के बीच में किसी प्रकार के विवाद के कारण निवृत्त हो रहा होगा, या फिर कहीं और उसका ट्रांसफर हो गया होगा, इस कारण से निवृत्त होगा। बहुत सारे कारण हैं, आप कोई सा भी एक कारण लिख सकते हो। उस ऋण पत्र का नाम बताइए जिसका भुगतान कंपनी के समापन पर किया जाता है। ऋण पत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है सौध्य और असौध्य ऋण पत्र। सौध्य ऋण पत्रों को एक निश्चित समय के बाद उनका भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन असौध्य ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनकी राशि का जो भुगतान है वो कंपनी के समापन पर ही किया जाता है। तो असौध्य ऋण पत्र, ठीक है, असौध्य ऋण पत्र। आगे बढ़ेंगे सही जोड़ी की तरफ। माल का वाष्पीकरण, तो ये हमारे कोर्स के बाहर है, ठीक है। फिर है बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर, ये भी कोर्स के बाहर है। स्थानीय ख्याति, स्टूडेंट ख्याति अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है स्थानीय ख्याति। अभी स्थानीय ख्याति क्या होती है? तो स्थान, ऐसे कस्टमर या ऐसी ख्याति जो स्थान से जुड़ी हुई होती है, वो ख्याति कहलाती है, स्थानीय ख्याति कहलाती है। और इसमें से बिल्ली का जो स्वभाव होता है वो स्थान प्रिय होती है ना। बिल्ली का स्वभाव स्थान प्रिय होता है, और इसलिए यहां पर क्या आएगा? स्थानीय ख्याति। क्लियर? फिर एक कंपनी के समापन की दशा में ऋण पत्रों के भुगतान को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। जब भी कंपनी का समापन होगा तो ऋण पत्रों के भुगतान को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। फिर ये साझेदार का आंतरिक दायित्व, मतलब साझेदार का ऋण। साझेदार का ऋण अभी आया था कि साझेदार का ऋण, जो ऋण है साझेदार के द्वारा फर्म को दिया गया ऋण, ये कौन सा दायित्व कहलाता है? आंतरिक दायित्व कहलाता है। तो ये हमारा, बाकी ये जो है ये हमारे कोर्स के बाहर वाले हैं, ये दो मैंने जो क्रॉस किए थे, बाकी ये हमारी होगी सही जोड़ी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए है, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, अब बच्चों ये आपको मालूम होगा, अधिकृत पूंजी का मतलब होता है कि ऐसी पूंजी जब कंपनी का समामेलन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस समय इस पूंजी की घोषणा उसमें की जाती है, और इस पूंजी से ज्यादा कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है। इससे ज्यादा पूंजी कंपनी जनता से नहीं ले सकती। 2 लाख अधिकृत पूंजी है। 10 रुपए वाले 20,000 समता अंशों में विभाजित है। अब इसमें से कंपनी ने 10,000 समता अंश निर्गमित किए। हमें क्या ध्यान रखना है? अंशों का निर्गमन, कि कंपनी के द्वारा कितने अंशों का निर्गमन किया? 10,000 अंशों का निर्गमन किया। जनता से 8,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। मतलब यहाँ पर एक 2 प्रकार का अभिदान होता है, अति अभिदान और दूसरा अल्प अभिदान। 10,000 अंशों का निर्गमन हुआ और 12,000 अंशों के लिए आवेदन मिलता है तो अति अभिदान होता। 10,000 की जगह 8,000 अंशों के लिए आवेदन मिले तो अल्प अभिदान हुआ यहाँ पर।
अब इस प्रकार से राशियां दे हैं 2 रुपए आवेदन पर, 3 रुपए आवंटन पर, 2 रुपए प्रथम याचना पर और 3 रुपए द्वितीय याचना पर। मोहन लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां कीजिए। हमें मोहन लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि करना है 2, 3 और 2, 3। कितने अंश है? समता अंश है, 8000 अंश है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जनरल प्रविष्टि करेंगे। चलिए यहां पर हम जर्नल एंट्री कितनी एंट्रियां होगी? आवेदन की 2, आवंटन की 2, प्रथम याचना की 2 और अंतिम याचना की 2। ऐसे 2 चौक 8, 8 एंट्रियां हम करने वाले हैं। ठीक है, इधर भी बना ही देता हूं मैं, क्योंकि पूरी एंट्रियां हमारी आने वाली नहीं है। मोहन लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे मोहन लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि। सबसे पहले दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट और क्रेडिट। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट और क्रेडिट। अब 2 एंट्रियां हैं। सबसे पहली वाली एंट्री हमारी होगी बैंक खाता डेबिट। कितने अंश हैं? 8000 अंश हैं और 2 रुपए प्रति अंश आवेदन के ऊपर मांगे गए हैं। ठीक है, तो 8 दूनी 16000। और कौन से अंश है? समता अंश है। समता अंश आवेदन से आवेदन राशि प्राप्त। ठीक है, जब भी आवेदन राशि प्राप्त होगी तो पहले बैंक वाली एंट्री हम करेंगे। दूसरी, ये समता अंश आवेदन खाता क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। समता अंश आवेदन खाता डेबिट, और ये चला जाएगा समता अंश पूंजी खाते से। मतलब आवेदन की जो राशि है, इस आवेदन की राशि को हमने अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया है। तो ये आवेदन की राशि अंश पूंजी खाते में चली गई। अंश पूंजी में क्यों? क्योंकि जो 100 रुपए का आवेदन है, मतलब यहाँ पर कितने 10 रुपए का आवेदन है, तो 10 रुपया ये अंश पूंजी है। एक अंश की वैल्यू 10 रुपया है। अब 10 में से 2 रुपए आवेदन पर, 3 रुपए आवंटन पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर, 3 रुपए सेकंड कॉल पर। अब ये है 2 रुपए आवेदन का, लेकिन ये किसका है? अंश पूंजी का एक हिस्सा है।
₹3 आवंटन का है, लेकिन ये किसका हिस्सा है? अंश पूंजी का हिस्सा है। तो ये जब भी आवेदन की राशि मिलेगी, आवंटन की राशि मिलेगी, फर्स्ट कॉल की मिलेगी, सेकंड कॉल की मिलेगी, तो इनको हमें कहाँ ले जाना है? उसके अंश पूंजी खाते में ले जाना है। ठीक है, तो जैसे हमें बैंक खाते में मिला, अंश आवेदन की राशि मिली ₹2 प्रति अंश के हिसाब से, 8,000 अंश की। अब उस आवेदन की राशि को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? अंश पूंजी में ले गए। क्यों? क्योंकि अंश पूंजी ₹10 है, तो 10 में से ₹2 मिले, वो हमने अंश पूंजी में ले गए। फिर आगे आवंटन के 3 मिलेंगे, उसको भी हम अंश पूंजी में ले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उसको करना है। तो आवेदन राशि अंश पूंजी में हस्तांतरित, ये जो आवेदन राशि है इसे हमने अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। अब थर्ड वाली, ये हो गया आवेदन का। अब आवंटन, आवंटन पर पहले ड्यू होगा, तो क्या लिखेंगे हम? समता अंश आवंटन खाता डेबिट। अब आवंटन पे कितना पैसा मंगाया है? ₹3 मंगाया है। 8,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा समता अंश पूंजी खाते से, समता अंश पूंजी खाते से हमने पहले ड्यू किया, मतलब मांगा। अंश पूंजी का जो एक हिस्सा है ₹3 वाला, वो हमने आवंटन पे मांगा। तो क्या आएगा? आवंटन राशि दे मतलब ड्यू हो गई भाई, आवेदन उन्होंने किया। ठीक है, तो उनके द्वारा आवेदन किया गया कि भाई हमें अंश दीजिए, तो हमने अंशों का जब आवंटन करेंगे तो पहले हम उनसे आवंटन की राशि मांग रहे हैं, मतलब अंश पूंजी ₹10 की, उसमें से ₹3 आवंटन के उनसे ड्यू कर रहे हैं, मांग रहे हैं। अब उनके द्वारा हमें आवंटन राशि दी जाएगी। ठीक है, तो बैंक खाता डेबिट, हमारे बैंक खाते में पैसा आएगा जो हमने मांगा है। वो आवंटन पे हमने ₹3 के हिसाब से 8,000 अंशों का 24,000 मांगा, तो समता अंश, ये पैसा कौन सा आया बैंक में? आवंटन वाला पैसा आया, समता अंश आवंटन खाते से। आवंटन राशि प्राप्त। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4 एंट्रियां, पहली 2 आवेदन की और उसके बाद वाली 2 आवंटन वाली। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब फर्स्ट कॉल, तो 5वीं एंट्री में हम फर्स्ट कॉल मतलब समता अंश, यहां भी हम याचना करेंगे, समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट। प्रथम याचना पर ₹2 प्रति अंश के हिसाब से पैसा मांगा गया, तो 8 दूनी 16,000, समता अंश पूंजी खाते से, समता अंश पूंजी खाते से, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल भी इसका हिस्सा है, ये अंश पूंजी का एक हिस्सा है। ₹10 में से फर्स्ट कॉल ₹2 की मंगाई जा रही है, तो ये प्रथम याचना दे, मतलब फर्स्ट कॉल राशि हमने मांगी उनसे। अब ये हमें मिलेगी, तो बैंक खाता डेबिट, ये पैसा हमारे खाते में आएगा। और किसका पैसा है ये? समता अंश प्रथम याचना खाते से ₹16,000 प्रथम याचना के प्राप्त हो गए। तो प्रथम याचना राशि प्राप्त, जो हमने मांगा था वो हमें मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट
सेकंड द्वितीय याचना, तो समतांश अब ये द्वितीय अंतिम भी है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा, द्वितीय व अंतिम याचना डेबिट। कितने रुपए की? 3 रुपए की है, तो 8 तिया 24, समता अंश पूंजी खाते से। अब अंश पूंजी का एक हिस्सा है वो, तो समता अंश पूंजी खाते से, क्योंकि पहले हमने 2 रुपए आवेदन पे मंगाए, 3 रुपए आवंटन पे मंगाए, 5, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे मंगाए, 7। अब अंश पूंजी का एक हिस्सा कितना बच गया? 3 रुपए वाला, वो द्वितीय कॉल पे मंगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? डी हो गया, है ना। तो द्वितीय व अंतिम याचना दे, ठीक है, दे मतलब ये डी हो गई, हमने उनसे मांगी, अब हमें मिलेगी ये, है ना। तो बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट कितने रुपए का? 24,000 रुपए का, और आएगा समता अंश। भाई समता अंश यदि है तो आपको हर जगह अंश के साथ समता जोड़ना पड़ेगा, समता अंश द्वितीय, और जब भी अंतिम याचना रहेगी तो मान लो फर्स्ट अंतिम याचना है तो उसके साथ प्रथम अंतिम, द्वितीय के बाद अंतिम है तो द्वितीय अंतिम, द्वितीय व अंतिम याचना से 24,000 रुपए, ठीक है। तो द्वितीय व अंतिम याचना राशि प्राप्त, ठीक। इस प्रकार से यहां पर हमारी ये जो 8 एंट्रियां हैं ये कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आवेदन की, 2 आवंटन की, 2 फर्स्ट कॉल की और 2 फाइनल कॉल की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन जो था हमारा 2010 में ये आया था, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अथवा में एक दिया है कि श्याम लिमिटेड 100 रुपए वाले 5,000 समतांश 105 रुपए की दर से निर्गमित किए। श्याम लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5,000 इक्विटी शेयर 105 रुपए की दर पर निर्गमित किए। मतलब ये कौन सा है? प्रीमियम वाला है, कि एक अंश की वैल्यू है 100 रुपया, अब उसे 105 रुपए पर निर्गमन किया जा रहा है, मतलब प्रीमियम पर निर्गमन किया जा रहा है, जिन पर 20 रुपए आवेदन पर, 35 रुपए आवंटन पर प्रीमियम सहित, मतलब हमेशा प्रीमियम आपको आवंटन पर मिलेगा, अंडरस्टूड रहता है। 30 रुपए प्रथम याचना पर और शेष अंतिम याचना पर। वे 20 फर्स्ट कॉल के हो गए, मतलब आवेदन की हो गए, 35 में से 5 रुपए प्रीमियम के, तो 30 रुपए अंश पूंजी के हो गए, तो 30 और 20 50, और 30 फर्स्ट कॉल 80, तो शेष याचना पर कितना हो गया? 20 रुपया, 20 30 30 20, ठीक है। और 5,000 इक्विटी अंश है। सभी राशियां प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो यहाँ पर हम श्याम लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि करेंगे। 100 रुपए वाले 5,000 समतांश है, ठीक है। तो श्याम लिमिटेड की पुस्तकों में हम जर्नल प्रविष्टि करेंगे। इसको अब हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। जहां तक है अमाउंट चेंज होगा, है ना, क्योंकि जो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ये भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बदलेगा नहीं, केवल को हम हटा देते बस, बाकी सारी चीज़ें हमारी वही की वही रहने वाली। इसमें बदल जाएगी आवंटन पर। देखिए सबसे पहले तो 20 रुपये आवेदन राशि, 5,000 अंश हैं, समतांश हैं, तो बैंक खाता डेबिट समतांश आवेदन खाते से, और कितने हैं?
5,000 अंश है, 5,000 गुणित 20 तो कितना हो गया, ये हो गया 1,00,000 रुपया। ठीक है, तो ये 1,00,000 रुपए आवेदन राशि प्राप्त हो गई और 1,00,000 रुपए आवेदन राशि को हमने अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा, आवंटन पर हम कितना पैसा मांग रहे हैं, 30 रुपए तो अंश पूंजी है और 5 रुपए प्रीमियम राशि है, मतलब 35 रुपए के हिसाब से हम पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा और यहां आएगा प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। ठीक, और ये आ जाएगा आवंटन राशि से। क्योंकि जो आवंटन पर जो प्रीमियम राशि है वो कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट पे लिखी जाती है। अब यदि आप यहां देखोगे तो 5,000 अंशों पर 5 रुपए के हिसाब से प्रीमियम राशि 25,000 और 1,50,000, 30 रुपए के हिसाब से 1,50,000 रुपए ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1,75,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। जब पैसा आएगा तो 1,75,000 रुपए आवंटन का पैसा प्राप्त होगा। ठीक भाई, कैसे आया ये, आवंटन पे 35 रुपए मांगा जा रहा है जिसमें 5 रुपए प्रीमियम की है, तो 5,000 गुणित 5, 5,000 अंश है, 5,000 गुणित 5 25,000, 30 रुपए अंश पूंजी के हैं तो 5,000 गुणित 30 मतलब 1,50,000, ये तो टोटल हो गया 1,75,000 आवंटन में मांगा जा रहा है। जब बैंक खाता डेबिट 1,75,000 से होगा और काय का पैसा आएगा, आवंटन का पैसा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल पे फिर 30 रुपए मांगे गए तो 1,50,000 रुपये आएगा, मतलब मांगा गया और 1,50,000 रुपये बैंक में आएगा। शेष 20 रुपया द्वितीय काल पर, मतलब 1,00,000 की याचना होगी और 1,00,000 रुपये मिलेगा। ठीक, ये हो गया हमारा सवाल, वेरी सिंपल। फर्स्ट कॉल आवंटन मतलब आवेदन आवंटन, फर्स्ट कॉल सेकंड, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर केवल प्रीमियम पर निर्गमन है, इसलिए जब हम याचना करेंगे ड्यू होगा तो वहां पर क्रेडिट होगा प्रीमियम राशि, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से 25,000। ठीक, ये हो गया हमारा 8वें का अथवा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर पे कोई क्वेश्चन नहीं है, 10 नंबर पे चलते हैं, है ना। 10 11 पर कोई क्वेश्चन नहीं है, 12 नंबर पे आ गया हमारे पास क्वेश्चन। मुखर्जी एवं चटर्जी, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसको, मुखर्जी एवं चटर्जी साझेदारी का व्यापार करते हैं। ठीक, वे लाभ हानि विभाजन 2:3 मतलब 2/5 और 3/5 के अनुपात में करते हैं। अप्रैल 2007 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था, लेनदार और दोनों की पूंजी, रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर और भवन। उसी तिथि को वे बैनर्जी को साझेदारी में 1/3 हिस्सा देकर साझेदार बनाते हैं। एक नया साझेदार आ रहा है बैनर्जी और उसका हिस्सा है 1/3। अब क्या क्या शर्तें हैं, सबसे पहले है स्टॉक और फर्नीचर के मूल्य में 12.5% ह्रास लगाना है, मतलब पुनर्मूल्यांकन वाला आ गया मामला। ह्रास, संपत्ति के मूल्य में कमी, डेबिट। भवन का मूल्य 1,500 रुपए से बढ़ाना है, तो भवन है 8,000, 1,500 बढ़ रहा है मतलब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, तो अब ये कमी हो रही तो डेबिट और वृद्धि होगी तो क्रेडिट। कहां पर, पुनर्मूल्यांकन। देनदारों पर 5% संचिति बना है, जब भी संचिति बनेगी तो दायित्व में वृद्धि हो रही है तो ये भी क्या आएगा, डेबिट होगा।
बैनर्जी को 6,000 रुपये पूंजी के लिए तथा 4,000 रुपये ख्याति के लिए लाने हैं। उपरोक्त विवरण से आवश्यक खाते बनाइए। आवश्यक खाते बोल दिया, मतलब यहाँ पर उसके प्रवेश पर क्या क्या आवश्यक खाते बनना चाहिए। तो पहला बनेगा पुनर्मूल्यांकन खाता और दूसरा बनेगा पूंजी खाता। ठीक है, तो हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे और पूंजी खाता बनाएंगे, और आप उसके प्रवेश के बाद में हम चिट्ठा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। तो इसको हमें करने के लिए एक अप्रैल को उसको बनाया गया साझेदार। पुनर्मूल्यांकन खाता। जब कोई साझेदार प्रवेश करता है तो संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यन होता है, और ये हम 1 अप्रैल 2007 को कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो संपत्ति के मूल्य में कमी डेबिट होता है, वृद्धि क्रेडिट होता है। दायित्व के मूल्य में वृद्धि डेबिट होता है और कमी क्रेडिट होता है। अब यदि हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर नजर डालें तो हमें यहाँ पर दिखेगा स्टॉक और फर्नीचर के मूल्य में 12.5% का ह्रास लगाना है। स्टॉक और फर्नीचर, ठीक है, तो हम पहले तो यहाँ लिख लेते हैं स्टॉक और दूसरा लिख लेते हैं फर्नीचर। अब यदि हम देखें तो स्टॉक कितने का है? स्टॉक है 3600 का और फर्नीचर है 880। $3600 और 880, ठीक है। तो स्टॉक और फर्नीचर 12.5%, मतलब 12.5% ह्रास, ठीक है। तो 12.5% को हमने 12 दूनी 24 और 1 25/2 इस प्रकार से लिखा है, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 18, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 4 40 और 1 5 45, ये हो गया 450। फिर ये जीरो से जीरो कट गया, फिर 2 पंजे 10 और 2 चौको 8, 2 चौको 8, ये 22 बार, ये 25 बार, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो गया 110, ठीक है। 450 और 110, तो ये 450 और 110। भवन के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो भवन के मूल्य में जब भी वृद्धि होगी, मतलब संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होती है वो क्रेडिट होता है। तो कितनी वृद्धि हुई है? 1500 रुपए की वृद्धि हुई है। तो सीधा सीधा लिख देंगे
अब हमें देनदारों के ऊपर डूबत ऋण प्रावधान बनाना है। तो दायित्व में वृद्धि है ये सीधी सीधी। अब हमारे देनदार कितने रुपए के हैं वो हमें देखना है। तो देनदारों पर 5% डूबत ऋण संचिति बनाना है और हमारे जो देनदार है वो है 1100 रुपए का 5%। ठीक है, तो 1100 रुपए का 5% हमारा कितना आएगा? 1100 गुणित 5/100, तो 11×5 = 55। 1100 का 5% डूबत ऋण प्रावधान कितना हो गया? 55। डूबत ऋण प्रावधान मतलब पीडीआर, डूबत ऋण प्रावधान, जिसको हम बोलते हैं बैड डेट रिजर्व। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। स्टॉक के मूल्य में कमी, फर्नीचर के मूल्य में कमी हो गई, मतलब दोनों पे ह्रास लगा तो मूल्य में कमी हुई। संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट लिखते हैं। भवन के मूल्य में वृद्धि हुई तो क्रेडिट लिख दिया। देनदार दायित्व में वृद्धि हुई तो उसको हमने डेबिट में लिख दिया। अब इसके अलावा और कुछ है क्या? तो इसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिखाई देता। तो अब यहाँ पर ये बन गया हमारा कौन सा? पुनर्मूल्यांकन खाता। अब पुनर्मूल्यांकन पर लाभ और हानि निकालेंगे। लाभ या हानि जो भी आएगी वो साझेदारों की पूंजी खातों में बढ़ जाती है। कितना है? 1500। क्रेडिट पक्ष बड़ा दिख ही रहा है, 4, 5, 615। ठीक है, तो 1500 में से 615 माइनस होगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 14 में से 6 गया तो 8, 885 रुपये। ये क्या आया? पुनर्मूल्यांकन पर लाभ आ गया, है ना। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 1500। अब कौन कौन साझेदार हैं? ये दो साझेदार हैं और उनके नाम क्या है? मुखर्जी और बनर्जी। ठीक है, और मुखर्जी और बनर्जी अपने लाभ हानि को 2:3 में बांटते हैं। मुखर्जी और बनर्जी इस लाभ को 2:3 में बांटेंगे। तो मुखर्जी 885 गुणित 2/5 और बनर्जी 885 गुणित 3/5। कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 7 35, 5 7 35। ये भी कटेगा तो 177 होगा। 177 गुणित 2, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3। इसी प्रकार से 3 7 21, 3 7 21, 22 और 1 23, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, ये 8 तो 85 हो गया। 354, 531। तो ये आ गया मुखर्जी के हिस्से में कितना आ रहा है? 354 और बनर्जी के हिस्से में कितना आ रहा है? 531। ठीक, तो ये था हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसमें संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट, वृद्धि को क्रेडिट, दायित्व के मूल्य में वृद्धि को डेबिट, और उसके बाद जो लाभ आया उस लाभ को उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में हमने क्या कर दिया? उसको बांट दिया। अब हम बनाएंगे पूंजी खाता। ठीक, तो यहां पर 3 लोग हैं। साझेदारों का जो पूंजी खाता बनेगा वो 3 के हिसाब से बनेगा। दो तो है मुखर्जी बनर्जी, और एक और को उन्होंने साझेदार बनाया। तो विवरण मुखर्जी, बनर्जी और चटर्जी। विवरण मुखर्जी, बनर्जी और चटर्जी।
ठीक, अब हम लिखेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक, अब इस साझेदारों के पूंजी खाते में इधर डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष, विवरण, मुखर्जी, बनर्जी और एक और क्या नाम बताया इन्होंने तो साझेदार बनाया, मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी। ठीक है, मुखर्जी, चटर्जी और बनर्जी, ये चटर्जी है। मुखर्जी, चटर्जी और बनर्जी। ठीक, विवरण, मुखर्जी, चटर्जी और बनर्जी। अब सबसे पहले हम उनकी पूंजी लेकर आएंगे। शेष लाया गया। अब उनकी पूंजी यदि हम देखेंगे तो हमें चिट्ठी के अंदर दिखेगी 68 10, 68 10, 68 10 दोनों की है। ठीक है, तो 68 10 और 68 10। अब ये जो लेकर आ रहा है रोकड़ खाते से, ठीक है, तो पूंजी के रूप में ला रहा है। रोकड़ खाता कितनी पूंजी ला रहा है, ये ला रहा है बैनर्जी 6000 पूंजी और 4000 ख्याति। 6000 पूंजी, ठीक है, तो 6000 इसकी पूंजी हो गई। फिर प्रीमियम ला रहा है। अब ये जो प्रीमियम है ये मुखर्जी और चटर्जी में बटेगी, तो 4000 ला रहा है। उस 4000 को ये 2:3 में बांटेंगे। तो मुखर्जी के हिस्से में आएगा 4000 गुणी 2/5 और चटर्जी के हिस्से में आएगा 4000 गुणी 3/5। 5 8 40, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, मतलब 1600 इसके खाते में जमा होगी और 2400 इसके खाते में। अब आप पूछेंगे कि सर ये 2:3 में ही क्यों बांट दिया आपने, उनका त्याग अनुपात तो आपने निकाला ही नहीं। जब प्रश्न में पुराना अनुपात दिया हो, नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, लेकिन नया अनुपात क्या होगा उसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख न हो, तो पुराना अनुपात उनका ही त्याग अनुपात माना जाता है। तो 2:3 पुराना अनुपात को हमने त्याग अनुपात मान के प्रीमियम को बांट दिया। अब पुनर्मूल्यांकन पर लाभ। तो पुनर्मूल्यांकन पर कितना लाभ हुआ, यही लिखा हमने 354 531। 354 पुनर्मूल्यांकन पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है, तो उनके खाते में चला गया, पूंजी आ गई, रोकड़ खाता आ गया, प्रीमियम बांट दी, पुनर्मूल्यांकन का लाभ हो गया। अब और क्या बचा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब हम बैलेंस निकाल लेंगे। तो देखिए क्रेडिट पक्ष में कितना आ रहा है, 6 और 1 7, 6 7 8764। इधर आ रहा है 6 2 8 9741। इधर आ रहा है 6000 और यही इधर आ जाएगा, शेष ले जाया गया, क्योंकि यहां पर इधर कोई आहरण नहीं है उनके। 8764
9,741, 6,000। ठीक, इस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता। इसके अतिरिक्त और हम बना सकते हैं, एक चिट्ठा भी बना सकते हैं। चिट्ठे में कुछ नहीं आएगा, केवल बाकी सारी चीजें वही रहेगी। बैंक में पूंजी और प्रीमियम राशि जुड़ जाएगी, क्योंकि रोकड़ के रूप में लेकर आया। मतलब ये जो 6,000 और 4,000 है, 10,000 रुपये बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और पूंजी जो है, ये पूंजी, ये वाली पूंजी लिखी जाएगी। बाकी सारा जो चिट्ठा है वो एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, मतलब बैंक बैलेंस 10,000 से बढ़ जाएगा और 2 साझेदार की जगह 3 साझेदार हो जाएंगे और उनकी ये वाली पूंजी लिखी जाएगी और हमारा जो बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। हमने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया और ये साझेदारों का पूंजी खाता बनाया। अब हम चलते हैं और आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राम और श्याम ये साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। उनका चिट्ठा दिया है, इधर केवल पूंजी दी है, इधर रोकड़, देनदार, स्टॉक और यंत्र। उन्होंने घनश्याम को इस शर्त पर व्यापार में 1,000 रुपये ख्याति तथा नई फर्म का 1/3 भाग प्राप्त करने के लिए यथेष्ट पूंजी देगा। अब यहाँ पर उसकी पूंजी नहीं दी गई है घनश्याम की, भाई घनश्याम कितनी पूंजी लाएगा, उसमें ये बताया गया है कि वो यथेष्ट पूंजी देगा। अब यथेष्ट का मतलब होता है कि जब हम पूंजी खाता बनाएंगे और पूंजी खाते में लास्ट बैलेंस जो राम और श्याम का जो आएगा, उस दोनों के बैलेंस को जोड़ेंगे और उनकी पूंजी के अनुपात में घनश्याम की पूंजी निकालेंगे। फर्म में प्रवेश देने का निश्चय किया गया। यह भी निश्चित किया कि डूबत ऋण के लिए संचय 100 रुपये रखा जाए। 400 की जगह 100 रुपये हो गया। मतलब जो दायित्व में कमी हो रही है, दायित्व 400 था, अब हो गया 100, 300 कम हो गया, तो क्रेडिट में लिखाएगा। 2,000 रुपये पर पुनः मूल्यांकित किया गया। स्टॉक 1,500 की जगह कितने का हो गया, 2,000 का हो गया। 500 रुपये स्टॉक बढ़ गया और यंत्र का मूल्य 500 रुपये कर दिया जाए। यंत्र 650 से 500 हो गया, मतलब 150 रुपये यंत्र का मूल्य कम हो गया। तो संपत्ति के मूल्य में कमी ये कहाँ लिखी जाएगी, डेबिट में। इसको कहाँ लिखेंगे हम, 150 रुपये डेबिट में लिखाएगा। यहाँ पर 1,500 की जगह 500 बढ़ गया, ये लिखाएगा क्रेडिट में। और ये 400 की जगह 100 हो गया, मतलब 300 रुपये कम हो गया, तो ये भी किधर लिखाएगा, क्रेडिट में लिखाएगा। 3 चीजें हैं, ठीक है। और 1,000 रुपये ख्याति के लेकर आ रहा हो, तो ये 300, 500 और 150, संचय के 300, स्टॉक के 500 और यंत्र के 150। अब हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। ये 2 प्रकार के खाते हमें बनाना है, ठीक है। तो 300, 500 और 150। अब हम चलते, अब हमारे पास में ये बना हुआ है, इसको केवल हमें मिटाना है। पुराने अमाउंट्स को हमें मिटा देना है, तो हमारा जो खाता है अभी फटाफट बन जाएगा। सबसे पहले तो डूबत ऋण प्रावधान, तो डूबत ऋण प्रावधान 300 हो गया। इसके बाद में स्टॉक 1,500 की जगह 2,000 हो गया। और जो यंत्र है, यंत्र 150 रुपया कम हो गया, ठीक। अब इसको हम लिखेंगे 800, 800 में से 150 गया, 650, ये आ गया हमारा
लाभ, राम और श्याम। ठीक है, अब इस 650 को वो किस अनुपात में बांटने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। उनका रेशो है 3:2, 3:2 में। ठीक है, तो राम 3/5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 390। ठीक है, और श्याम का 650 गुणित 2/5, तो ये 130, 260, 390, 260। ठीक है, 390, 260, 325, 650 रुपये। ये हो गया हमारा पुनर्मूल्यांकन। अब हम यहाँ पर पूंजी खाता बनाएंगे। विवरण राम श्याम घनश्याम, फिर विवरण राम श्याम और घनश्याम, शेष लाया गया। ठीक है, अब ये जो पूंजी है, राम और श्याम की पूंजी कितनी है, उनके बैलेंस शीट में दी गई है 2000 और 1000। तो हम यहाँ लिखेंगे 2000 और 1000। उसके बाद प्रीमियम राशि, तो प्रीमियम राशि 1000 रुपये लेकर आ रहा है वो। अब ये जो प्रीमियम राशि 1000 है, उसे भी ये 3:2 में बांटेंगे, है ना। तो 1000 गुणित 3/5, और श्याम के हिस्से में 1000 गुणित 2/5, 5 दूनी 10, तो 2 तिया 600, और ये 400। ठीक है, तो ये 600 राम के हिस्से में और 400 श्याम के हिस्से में। यहाँ भी हमने 3:2 में क्यों बांटा, उनका पुराना अनुपात 3:2 है, नए का 1/3 है। नया इससे नया अनुपात के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो पुराना अनुपात है उनका त्याग अनुपात माना जाएगा, और उसी अनुपात में हमने प्रीमियम को बांट दिया। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ कितना हुआ, 390, 260, 390 और 260। ठीक है, अब यहां पर जो पूंजी है उसकी रोकड़ खाता, ये जो पूंजी है घनश्याम की पूंजी, यथेष्ट पूंजी वो लेकर आएगा। मतलब यथेष्ट पूंजी कितनी होगी, तो राम और श्याम की पूंजी का जो टोटल हिस्सा आएगा। अब हम देखते हैं कि राम की पूंजी कितनी हो रही है। अब यदि हम जोड़ते हैं तो 2990, श्याम की पूंजी आ रही है 1660 रुपए। अब यदि हम राम और श्याम दोनों की पूंजी को जोड़ देते, 2990, 1660, कितना हो रहा है 15, 9 6 15 और 1 16, 4650। दोनों की पूंजी का टोटल हो रहा है 4650। अब यदि हम देखें कि फर्म का कुल भाग 1 है, उसमें से हमने घनश्याम को कितना दे दिया, घनश्याम को हमने 1/3 हिस्से के लिए साझेदार बनाया, तो 1 में से 1/3 घनश्याम को दे दिया, तो 2/3 हिस्सा बचा। अभी जो 2/3 हिस्सा किसका है, राम और श्याम का। अब यदि 2/3 हिस्से की पूंजी कितनी हो गई, 4650। दोनों का टोटल पूंजी 4650, और दोनों का टोटल हिस्सा कितना हो रहा है 2/3। तो यदि हम बोले
4,650 दो हिस्से की है, तो 3 हिस्से की कितनी होगी? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो पूंजी आ जाएगी 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6,975। मतलब फर्म की कुल पूंजी कितनी आ गई? 6,975। फर्म की कुल पूंजी 6,975, उसमें से 4,650 दोनों की पूंजी माइनस करेंगे तो घनश्याम की पूंजी आ जाएगी 2,325 रुपए। मतलब ये जो 2,325 रुपए वो लेकर आएगा। ठीक, तो यहां हो जाएगा शेष ले जाया गया 2,990, 1,660, 2,325। ठीक, कैसे? पे हमने राम और श्याम की कुल पूंजी निकाल ली 4,650। फर्म का हिस्सा 1, उसमें से घनश्याम को 1/3 दे दिया तो बचा 2/3। तो 2/3 राम और श्याम का, तो राम और श्याम की पूंजी 4,650 रुपए जो है वो यहां पर बताता हूं कि राम और श्याम की जो पूंजी है वो कितनी है? 2/3 पूंजी, मतलब 2/3 हिस्से की टोटल पूंजी कितनी हो रही है? 4,650। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी? फर्म की कुल पूंजी कितनी हो जाएगी? तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई, जब इसको हल करेंगे तो 4,650 गुणित 3/2। तो फर्म की कुल पूंजी हमारी आ गई 6,975। अब ये फर्म की कुल पूंजी 6,975, राम और श्याम की पूंजी 4,650, तो हमारा जो घनश्याम है वो घनश्याम की पूंजी आ जाएगी घनश्याम की पूंजी 6,975 माइनस 4,650 इक्वल टू 2325। ठीक, ये आप समझ में आएगा। राम और श्याम की पूंजी 4,650, फर्म का कुल भाग 1, घनश्याम का हिस्सा हमने दे दिया तो 2/3 हिस्सा किसका आ गया? राम और श्याम का। राम और श्याम का 2/3 हिस्सा, तो उसकी पूंजी 4,650, तो फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी 6,975। घनश्याम की पूंजी कुल पूंजी में से इन दोनों का हिस्सा हमने घटाया तो घनश्याम की पूंजी आ गई 2,325 रुपए, ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर यथेष्ट पूंजी हमें ज्ञात करना है। तो यथेष्ट पूंजी इस प्रकार से, जो दो साझेदार